जी सर। ये गैप खत्म करने के लिए इंशाल्लाह बेटा आप जो है जितने भी केमिस्ट्री के लेक्चर होंगे वो इसी टाइम पे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काम स्टार्ट करते हैं बेटा। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट यूनिट कंप्लीट करने की तरफ आज जाएंगे बेटा, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स को कवर करना था। एक चैप्टर को लास्ट टाइम हमने कुछ हद तक कवर कर लिया था, अल्केन और अल्कीन की कुछ प्रिपरेशंस कर ली थी। आज हम अल्कीन के फर्दर रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे और बेंजीन के टॉपिक में से जो आपके पास आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा हमने लास्ट टाइम अल्कीन के कहा था कि 3 टाइप्स के वो रिएक्शन शो करता है, एक एडिशन, दूसरा ऑक्सीडेशन और तीसरा पॉलीमराइजेशन। हमने एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किए हुए थे। उसमें सबसे पहले हमने एडिशन ऑफ आपके पास हाइड्रोजनेशन पढ़ी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर हमने हेलोजिनेशन पढ़ी, जैसे हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की एग्जांपल। फिर बेटा हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ा, हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ HX, ये था बेटा एडिशन ऑफ HX। अब बेटा HX की जब हमने एडिशन की थी तो इसमें 2 तरह से पॉइंट्स आ जाते थे, एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। बेटा जब हम सिमेट्रिकल अल्कीन यूज कर रहे होते हैं तो पाई बॉन्ड तोड़ के कहीं पे भी आप H को अटैच कर सकते हो किसी भी कार्बन के साथ, और जो दूसरा डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा वहां पे आप X अटैच कर सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस कार्बन के साथ H अटैच होना है, किस कार्बन के साथ X अटैच होना। लेकिन जब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, ये आपके पास ये जो मैंने ड्रा किया दैट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात करते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इधर CH है इधर CH2 है बेटा, तो फिर इस फॉर्म में जो नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का, जैसे यहाँ पे मैंने HCl लिया, तो ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास डबल बॉन्ड होगा और कम हाइड्रोजन हो। ये हमें बताया था मार्कोव-दी-कॉव्स रूल ने, लास्ट टाइम इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस भी किया था। तो बेटा वो कहते हैं ये जो एडिशन है 2 वे से पॉसिबल है। एक क्या हो सकती है कि आपके पास यहाँ पे Br आ जाए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे Br यहाँ पे H, तो ये एंटी मार्कोव-दी-कॉव्स रूल है, ये फॉर्म नहीं होगा। जो चीज फॉर्म्ड होगी वो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का अगर आपसे पूछा जाए बेटा नेम क्या होगा तो आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपसे पूछूं ये होगा 2 मिथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, या आपके पास बोथ या नन, या 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। जी बेटा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करना है। तो ये 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन आपके पास प्रोडक्ट। तो समटाइम वो इस तरह से क्वेश्चन देता है कि आपके पास ये प्रोडक्ट के नेम, रिएक्टेंट का नाम भी लिखता है कि इसके हम हाइड्रो आपके पास हेलोजिनेशन करवाते हैं तो उससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट्स के नाम, तो आपको इक्वेशन खुद से लिख के उसके नाम को जो है वो लिखना। तो दिस इज ऑल अबाउट एंड मार्कोव-दी-कॉव्स रूल। इसको लास्ट टाइम भी हमने एक्सप्लेन किया था, तो अभी सिर्फ मैंने एग्जांपल ही लिखी, कुछ इसके एमसीक्यूज थ्रू जो है वो आपके पास टेस्ट वो आपको रिवाइज करवा दूंगा इंशाल्लाह। फिर बेटा एक टॉपिक है एडिशन ऑफ H2SO4, बेसिकली ये है हाइड्रेशन का टॉपिक। इसमें हम अल्कीन में वाटर को ऐड करवाते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेप्स में क्योंकि हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं तो मैंने बुक की हेडिंग को ही कॉपी किया एडिशन ऑफ H2SO4, लेकिन एक्चुअली ये बेटा हाइड्रेशन कोई इतना मुश्किल रिएक्शन नहीं है। इथीन में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को ओपन करके लिखा है, H पे पॉजिटिव आ जाएगा OSO3H, ये पूरा एक अलैरा से रेडिकल। तो जब हम सिमेट्रिकल अल्कीन ले रहे हैं तो एक के साथ H अटैच कर दिया और एक के साथ आपके पास ये पूरा ग्रुप OSO3H अटैच कर दिया। फिर बेटा जब हम इसकी हाइड्रेशन करवाते हैं H पे पॉजिटिव OH पे नेगेटिव, तो ये आपके पास पॉजिटिव होगा अल्काइल ग्रुप, तो ये पॉजिटिव अल्काइल ग्रुप के साथ नेगेटिव OH अटैच हो जाएगा। इसको ऐसे समझ लें,
और O इसके साथ मिलके H2SO4 दोबारा से बना देगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर दें, O नेगेटिव है, H अटैच हो जाएगा और OHSO3H के साथ जाके H2SO4 बना देगा। तो इससे आपके पास फॉर्मेशन किसकी होती है जी? अल्कोहल्स की। तो अगर अल्कीन की आपने आपके पास हाइड्रेशन करवानी है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड और उससे बेटा फॉर्मेशन किसकी होगी जी? अल्कोहल की। ज्यादातर हम आपके पास ये एक्वस KOH की फॉर्म में भी कर रहे होते हैं। तो वो लाइट के साथ जब रिएक्शन होता है फिर हम एक्वस KOH अल्कोहल बनाने के लिए। बेटा ये सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करके लिखा है, मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ से, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इधर भी CH2 इधर भी, तो किसी एक के साथ H पॉजिटिव पार्ट, किसी एक के साथ नेगेटिव पार्ट। बाद में हाइड्रेशन करवाई तो सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो गया और इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो। अगर आपसे यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, प्रोपीन है, प्रोपीन, तो आप मुझे बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 प्रोपानोल बनेगा, 2 प्रोपानोल बनेगा? मैं कहता हूं प्रोपीन को हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा के उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगी बेटा? प्रोपीन के रिलेटेड 2 propane. प्रोपानोल, 2 propanol बनेगा। प्रोपानोल बनेगा कि जहां पे कम हाइड्रोजन होगा वहां पे आपके पास OH ग्रुप, नॉट 1 प्रोपानोल, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? देखिए इसको करके देख लेते हैं। अब क्योंकि हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात कर रहे हैं, मैंने कहा था मैं प्रोपीन ले लेता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH। अब बेटा इसमें HOSO3H ऐड कर, तो बेटा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब है इस केस में क्या होगा? H इधर आ जाएगा और OSO3H इस कार्बन के साथ, क्योंकि मार्कोनी-कॉक्स रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे OSO3H अटैच हो जाएगा बेटा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, H इसके पास, O नेगेटिव इसके पास चला जाएगा। अब बेटा जब इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे HOH के साथ तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये आपके पास H2SO4 और OH यहाँ पे आके अटैच होगा। जब OH इस पोजीशन पे अटैच होगा तो ये सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH OH CH3 2 प्रोपानोल, बिल्कुल ठीक। तो वो आपको कोई भी रिएक्टेंट दे सकता है वर्बली कि भाई ये वाला है 1 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन है, आइसोब्यूटाइलीन है, इस तरह से। तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हैं कि जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे वहां पे आप OH को अटैच कर दें, कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा अगर मैं पूछता हूं आपके पास अगर यही प्रोडक्ट, अगर वो पूछता आइसोब्यूटाइलीन है, अब आप सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनानी चाहिए। अगर मैं कहता हूं बेटा आइसोब्यूटाइलीन है, ये है आइसोब्यूटाइलीन, इससे अगर मैं इसको कह लें कि H2SO4 से रिएक्ट करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बेटा प्रोडक्ट बता सकते हैं क्या बनेगी? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल? जी Tertiary alcohol. tertiary alcohol. बेटा वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के रिलेटिव भी बात कर सकता है, वो इस तरह से भी कह सकता है 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल 1 मिथाइल 2 प्रोपानोल 2, इस तरह से नेम दे के भी आयुर्वेदिक नेम के रिलेटिव भी पूछ सकता है, कॉमन नेम के रिलेटिव। तो ये इसका कॉमन नेम क्या है, आयुर्वेदिक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, आयुर्वेदिक नेम क्या है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी नेक्स्ट वन, फिर बेटा ये एडिशन रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, आगे हमारे पास बात आ जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। बुक में वैसे हेडिंग वाइज लिखा है तो मैंने डायरेक्ट पॉइंट्स लिख दिए हैं। पहला जो है वो बेटा आपके पास है एपॉक्साइड की फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इसको आप कह सकते हैं
कि बेटा इसमें हाफ मॉलिक्यूल यूज होता है सिल्वर ऑक्साइड और 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जब ये हाफ मॉलिक्यूल का मतलब है ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में यूज हुई है नेसेंट, एक ऑक्सीजन एटम दो बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया है, एक इधर बॉन्ड बन गया, ये इथाइलिन एफ ऑक्साइड फैमिली बन गई। इसको भी फर्दर जो है वो आप ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्ट करके अल्कोहल्स बनाते हो, प्राइमरी अल्कोहल्स बनाते हो। तो पहली कंडीशन ये। सेकंड रिएक्शन जिसको हम बुक में हाइड्रोक्सिलेशन के नाम से भी पढ़ते हैं, इसका दूसरा नाम बायर्स टेस्ट भी है बेटा। ये क्या होता है कि हमारी जो अल्कीन है अनसैचुरेटेड है, इसको जब हम अल्कलाइन के MnO4 अंडर कोल्ड कंडीशन, ये लाजमी याद रखें, अंडर कोल्ड कंडीशन इसको जब हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बेटा इससे इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होती है। हॉट कंडीशन में प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगी, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे मैं हॉट लिख देता तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाना था। वो चैप्टर नंबर 13 में जाके ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन के नाम से टॉपिक है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो उसमें जो बेटा लास्ट प्रिपरेशन है वो है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। उसमें अगर आप देखें तो हम थोड़ी हॉट कंडीशन यूज कर रहे हैं। हॉट कंडीशन जब यूज करेंगे तो वो फाइनल प्रोडक्ट एंड तक जाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस है बेटा। देखो कोल्ड कंडीशन पे अल्कोहल, तो जब मैं हॉट कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होके अल्डिहाइड और अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होके एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही बनेगा। तो इसलिए हॉट नहीं लिखना है, यहाँ पे कोल्ड, ये मेंशन करना जरूरी है। इक्वेशन में ये मेंशन होगा तो फिर आपने इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन। अच्छा, अब इसमें बेटा ये जो इक्वेशन में रिएक्शन दी है इसको हम बोलते हैं बायर्स टेस्ट। इस रिएक्शन का नाम है बायर्स टेस्ट। कि बेटा इसमें ये जो हम अल्कलाइन KMnO4 यूज कर रहे हैं इसको हम बायर्स सॉल्यूशन कहते हैं। 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, ये जो 1% अल्कलाइन KMnO4 का सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज बायर्स सॉल्यूशन। 1% अल्कलाइन KMnO4, 1% आपके पास कंसंट्रेटेड, आपके पास फर्दर 4 ऑप्शन बना देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बायर्स सॉल्यूशन क्या होता है, 1% होता बेटा। इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है पिंक। ये जो बायर्स सॉल्यूशन है ये पिंक कलर, और ये जब अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा उसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है। और यही कंफर्मेशन होती है कि आपके पास जो आपका रिएक्टेंट है वो अनसैचुरेटेड है। तो इसी से तीसरा पॉइंट निकाला मैंने, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ अ कंपाउंड। तो बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर इसमें से एमसीक्यूज आपको बता देता हूँ कि भाई बायर सॉल्यूशन है क्या, ये 1% अल्कलाइन KMnO4, इसका कलर कैसा होता है, पिंक। और जब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड से रिएक्ट करता है, अनसैचुरेटेड से मुराद है जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो इसके पिंक कलर को डिस्चार्ज करता है। तो जो सैचुरेटेड होगा वो कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा है टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब है ये जो रिएक्शन होगा, ये जो टेस्ट होगा, ये सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, उनको सेपरेट आउट करने के लिए यूज होगा। ये यूज होगा सैचुरेटेड में, हम किनको पढ़ते हैं, अल्केन्स को, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ अगर आपको याद हो, ये आगे अगला टॉपिक ये बेंजीन को भी हम एज अ सैचुरेटेड ही बिहेव करवाते हैं, क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन होती है। नो डाउट उसमें 3 पाई बॉन्ड की प्रेजेंस को भी आप शो करते हो अल्टरनेट बॉन्ड से, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या होता है उसमें रिंग बनाते हैं, आगे चल के अभी आता है। तो बेटा इसका मतलब है ये रिएक्शन किस लिए यूज हो सकता है, टू डिस्टिंग्विश अल्केन फ्रॉम, आपके पास अल्कीन या फ्रॉम अल्कीन फ्रॉम सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेटा which of the following will show बायर्स सॉल्यूशन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा बायर्स सॉल्यूशन शो करेगा, ए ऑप्शन बेंजीन, बी ऑप्शन टॉलीन, सी ऑप्शन इथेन, डी ऑप्शन आइसोब्यूटीन। जी बेटा
आइसोब्यूटेन। जी बेटा, आइसोब्यूटेन। आपके पास एलिसाइक्लिक अल्कीन्स या आप कह सकते हैं एलिफेटिक अल्कीन्स, ओपन चेन जो अल्कीन है वो ये रिएक्शन शो करेंगे। तो होप्स ये बायर्स टेस्ट या बायर सॉल्यूशन के रिलेटिव पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर एक रिएक्शन उसने सिंपल दिया कंबस्शन का। हम बार बार पढ़ते हैं जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाते हैं तो CO2 वाटर प्लस हीट प्रोड्यूस होती है। कोई इतना मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। ये रिएक्शन बेटा ओजोनोलाइसिस, नाम से ही जाहिर है इसमें ओजोन की ब्रेकडाउन होगी। इसमें अगर आप देखें ओजोन O3 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, शुरू में क्या किया, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ओजोन ये इस तरह से होता है बेटा, इसका ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और आपस में बॉन्ड बन जाएगा। ये आपके पास शुरू में मोर ओजोनाइड की फॉर्मेशन हुई। ये थोड़ा अनस्टेबल होता है। मैं मैकेनिज्म की डिटेल में इसलिए नहीं जा कि ये आपने अब वहां पे लिखने नहीं, आपको प्रोडक्ट्स पता होनी चाहिए। तो इसमें रीअरेंजमेंट होती थी, ये बॉन्ड टूटता था इधर से ये, और यहाँ से ये दरमियान से ये बॉन्ड टूटता था। एक एक वैलेंसी कार्बन की कम हो जाती थी, इधर ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, ये ऊपर जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाए, सॉरी बॉन्ड बना लेता था, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच हो जाता, ओजोनाइड बन जाता था। याद है ये स्टेप बेटा? थोड़ा सा आपको वैसे याद होना चाहिए, मैं इधर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से ये कोवलेंटली बॉन्ड भी टूटता था इस तरह से, इधर से ये बॉन्ड टूटता था, ये आपस में बॉन्ड बने। अब ऑक्सीजन जिसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर जाता था, कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक होता था, इधर से बॉन्ड बना, इधर से ये बॉन्ड फॉर्मेशन। ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिखा, इसको बोलते थे रीअरेंजमेंट। फिर बेटा लास्ट स्टेप में क्या होता था, हम इसको हाइड्रोलाइज करवाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो ये वाली चीज अलग हो जाती, एक कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ एक ऑक्सीजन का, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता था। तो ये आपके पास कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड अटैच हो तो वो फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से यहाँ पे एक कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ एक ऑक्सीजन का, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड O, ये भी फॉर्मल्डिहाइड। तो 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन गए, ऑक्सीजन वाटर से रिएक्ट करवा के हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो फर्दर जिंक से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और वाटर को फिर सेपरेट आउट कर देता था। तो ये मोल ओजोनाइड, और इसमें इथीन की ओजोनोलाइसिस करवाई जाए तो बेटा क्या एंड प्रोडक्ट बनती है जी, फॉर्मल्डिहाइड। फिर यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये हमें अल्कीन के अंदर बताता है डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। बेटा जहां पे ये डबल बॉन्ड होगा वहीं से ये ब्रेक होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सुन लीजिएगा अच्छे से। जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे ये ब्रेक होगा, तो उससे बेटा उसी के रिलेटिव 2 प्रोडक्ट्स, 2 अल्डिहाइड बनेंगे या कीटोन बनेंगे, जो भी उसके रिलेटिव प्रोडक्ट बनेंगे। जहां पे डबल बॉन्ड हुआ है वहां पे ब्रेकिंग होगी। ये चीजें में रखना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कंपाउंड दिया, इसकी ओजोनोलाइसिस करवा, तो आप मुझे बता सकते हैं इसके रिलेटिव क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? जी बेटा, देखिए बेटा जब हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे इसका मतलब है आपके पास बॉन्ड यहां से ब्रेक होना, एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बनेगा। एक कार्बन वाला अल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, और एक 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड बनेगा, वो कौन सा होता है, CH3। इसी रिएक्शन को रिवर्स करके पढ़, वो आपको कहता है मेरे पास कोई रिएक्शन हुआ है, X मैंने अल्कीन ली थी,
इसकी ओजोनोलाइसिस करवाई है, इससे एक फॉर्मल्डिहाइड बना है और एक एसिटल्डिहाइड। अब बताएं वो एक्स क्या था, वो अल्कीन क्या था। तो बेटा प्रोडक्ट देखें, एक कार्बन वाला, एक 2 कार्बन वाला, दोनों को मिला दे। इसका मतलब है जो रिएक्टेंट है वो टोटल कितने कार्बन वाला था, 3 कार्बन वाला। अब इसमें से जो लोअर नंबर है वो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को लोकेट करे। लोअर 2 और 1 में से लोअर क्या है, 1। आप कहेंगे ये 1 प्रोपीन हो, प्रोपीन होगा और 1 प्रोपीन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर तो पॉइंट क्लियर है तो मैं इस क्वेश्चन को मेरा एक्स बताएंगे, जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या होगा। सर रिपीट कर दे जरा ऊपर वाला। बेटा मैं कहता हूँ मेरे पास कोई भी एक्स अल्कीन थी, उसकी मैंने करवाई ओजोनोलाइसिस, तो उससे जो प्रोडक्ट बना है वो एक फॉर्मल्डिहाइड बना और एक एसिटल्डिहाइड बना। मीन एक कार्बन वाला प्रोडक्ट बना है, एक 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट। तो टोटल कितने हो गए कार्बन, 3। इसका मतलब है जो हमारा रिएक्टेंट है वो 3 कार्बन वाला, वो प्रोपीन है। हाँ, अब उसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, तो इन दोनों डिजिट्स में से जो कम वाला होगा वो आपके पास डबल बॉन्ड की पोजीशन। 1 और 2 में से लेस डिजिट कौन सा है, 1। प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट होगा आपका 1 प्रोपीन। और ये देखिए रिएक्टेंट 1 प्रोपीन ही था। चलो इसकी प्रैक्टिस कर। एक बना एसिड, 2 पेंटीन। अब इस केस में एक एसिड बना, सॉरी रिएक्टेंट। जी बेटा सर 2 पेंटीन। क्या होगा जी, 2 पेंटीन, क्योंकि एक प्रोडक्ट 2 वाला बना है, 3 वाला मिला दिया, टोटल कितने हो गए 5, और 2 जो लेस डिजिट है 2 पेंटीन। इसका मतलब है यहाँ पे जो एक्स आएगा या जो यहाँ पे रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा जी, 2 पेंटीन। इस केस में रिएक्टेंट क्या होगा, सर इसमें तो दूसरे वाला प्रोपानोन है तो फिर वो बेटा ये थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ना था बेटा, इसमें किस तरह से बनेगा। CH ये यहाँ पे ओजोनोलाइसिस होगी, एक ये एसीटोन बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा बेटा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। पॉइंट भी कर रहे हैं बेटा। रिपीट कर दें। यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो एक ये वाला ग्रुप, यहाँ पे जहां पे ओजोनोलाइसिस होनी है वहां पे ऑक्सीजन है आगे अटैच होना, तो ऑक्सीजन इधर अटैच हो जाएगा, तो ये एसीटोन बन जाएगा जिसे हम प्रोपानोन कह रहे हैं, और ये 2 कार्बन वाला एसिटल्डिहाइड बन गया। ओके सर। अच्छा बेटा अगर वो कहता है मेरे पास कोई एक्स रिएक्टेंट था, ओजोनोलाइसिस करवाई, सिर्फ एसिटल्डिहाइड बना है, तो क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा हमारे पास, 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन। एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बने हैं ये, तो टोटल 4 हो गए, दोनों में 2 ब्यूटीन हो जाएगा। तो ये ओजोनोलाइसिस इसलिए यूज होता है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। विद एग्जांपल्स मैंने ये बताने की कोशिश की। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? सर यानी जिसमें कीटोन आएगा प्रोडक्ट में उसके रिएक्टेंट में ब्रांच होगी। बेटा कॉमन सेंस की बात है, फिर ही आपके पास ये दोनों तरफ से आ सकेगा ना मिथाइल ग्रुप।
चले इसको और जरा क्वेश्चन में, अगर मैं कहता बनता ही सिर्फ एसीटोन है, फिर क्या रिएक्टेंट होना था? दो एसीटोन के मॉलिक्यूल बने हैं, फिर क्या होना था रिएक्टेंट? अगर मैं कह दूं दो एसीटोन के बने हैं तो फिर रिएक्टेंट क्या होगा? इतना मुश्किल सवाल है। फिर होगा 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन। फिर इस H की जगह मतलब सिर्फ इधर मिथाइल ग्रुप लगा देगा, इधर H की जगह इधर भी मिथाइल, ये भी एसीटोन ये भी एसीटोन। समझ आ रहा है पॉइंट के नहीं? बेटा अगर वो कहता है सिर्फ एसीटोन के दो मॉलिक्यूल बने हैं, इसका मतलब है दो ब्रांच, इधर भी ब्रांच बना दो, इधर भी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये भी एसीटोन ये भी एसीटोन। जी बोले तो सही, नहीं पता चला मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है? जी सर क्लियर। जी सर। अच्छा बेटा फिर एक टॉपिक है जी इसलिए सारी कंडीशन लिख दी है, ये थोड़ा सा रट्टा लगाने वाला ही टॉपिक था। पॉलीमराइजेशन बेसिकली बेटा क्या टर्म है जिसमें हम मोनोमर्स को आपस में कंबाइन करते हैं थ्रू एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दो तरह का प्रोसेस होता है चैप्टर नंबर 14 में, थ्रू एडिशन और थ्रू कंडेंसेशन, और उससे एक लॉन्ग चेन बन जाती है। इसको हम क्या नाम दे देते हैं प्रोडक्ट को पॉलीमर, और इस प्रोसेस का नाम होता है पॉलीमराइजेशन। इसमें हमने क्या किया है, इथीन है अंडर दीज कंडीशन, ये याद करना पड़ेंगे। 400 डिग्री सेल्सियस 180 एम ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन मीन 0.1% ऑक्सीजन, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राफ्लोराइड, ये इसमें बेटा कंडीशन। तो ये आप ये पाई बॉन्ड टूटेगा और आपस में एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बना देगा जिसे हम पॉलीथीन कहते हैं या पॉलीइथाइलीन बोल देते हैं। ये एक पॉलीमर। एन से मुराद होता है बेटा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, कितने आप रिपीटिंग यूनिट ले रहे। तो इससे इसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन एन। तो बेटा ये आपके पास क्या लेंगे रिएक्शन है, या आप कह सकते हैं अल्कीन का भी यूज है, इससे हम पॉलीइथीन बनाते हैं जो कि प्लास्टिक की एग्जांपल। और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है क्योंकि चीजें सिंपली ऐड हो रही। कंडेंसेशन वो चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे जिसमें टू मोनोमर्स को ऐड कर रहे होंगे जिसमें टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, और इसमें हम वाटर को इवॉल्व करवाते हैं। जैसे अमाइनो एसिड है, ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल हो, या पॉलीएस्टर। और उसके बाद बेटा आपके पास अल्कीन के यूजेस है, यूजेस ऑफ इथीन कह लेंगे। एक से ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, प्लास्टिक बनता है। दूसरा बेटा ये आर्टिफिशियल राइपिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज होती है, एज अ रीएजेंट यूज होती है। मस्टर्ड गैस इससे बनती है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में एज अ केमिकल वेपन, लास्ट टाइम मैंने उसे अल्केन के यूजेस में बता दिया था, वो भी जरा ठीक कर लीजिएगा, मैंने वैसे तब भी करेक्शन करवा दी थी। तो मस्टर्ड गैस का क्या फार्मूला होता है, बीटा बीटा डाइक्लोरोइथाइलीन सल्फाइड। तो वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वो पूछ सकता है कि नीचे 4 फार्मूले दे के बेटा इनमें से कौन सा मस्टर्ड गैस का फार्मूला, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मस्टर्ड गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो लास्ट टाइम क्या लेंगे अल्कीन के यूजेस में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अच्छा मुझे एक और याद आई बात बेटा, एक एमसीक्यू मुझे आमना बास में बाद में सेंड भी किया था, तो वो मैंने स्टेटमेंट गलत, हालांकि एक्सप्लेन मैंने ठीक कर दिया था, स्टेटमेंट मैंने गलत बोल दी थी। बेटा ये 3 ऑप्शन थी, एन नेगेटिव थी, अब याद आ गया मुझे उस टॉपिक से, और नियम वो कहता था इसमें से स्मॉलेस्ट साइज किसका है। मैंने लार्जेस्ट के रिलेटिव आपको ये ऑर्डर बता दिया, तो ये लार्जेस्ट तो स्मॉलेस्ट फिर इसका, क्योंकि इसमें प्रोटॉन सबसे ज्यादा। ये स्मॉलेस्ट बुक में क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट के रिलेटिव था, लेकिन मैंने मार्क आपको लार्जेस्ट के रिलेटिव बता दिया, ये लार्जेस्ट है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन स्मॉलेस्ट के रिलेटिव था तो बेटा बेस्ट ऑप्शन फिर नियॉन हो, इसको ठीक कर लीजिए। क्लियर है पॉइंट बेटा? ये एटॉमिक साइज के रिलेटिव ये क्वेश्चन पूछा था। सर हाइड्रोक्सिलेशन
अल्कीन्स के साथ साथ अल्काइंस भी शो करती है ना? वर्ड मैंने सैचुरेटेड और अनसैचुरेशन का वर्ड यूज कर रहा हूँ, और अनसैचुरेटेड में अल्कीन भी आ जाती है, क्योंकि आप एक दफा उसको, जो मैंने आपको शुरू में बोला था बेटा इस चैप्टर में से अल्काइन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसको आपने रीड जरूर कर लेना, उसमें 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इथाइन की हाइड्रोक्सिलेशन की है तो बेटा उसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सैलिक एसिड बनता है। इथाइन की हाइड्रोलाइसिस करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4, तो उसमें बेटा पहले विनाइल अल्कोहल बनता है, फिर उससे अल्डिहाइड बनता है अगर इथाइन होगा, और अगर प्रोपाइन होगा तो उससे फिर आपके पास देखा था एसीटोन बना। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शन हैं, उनको आपने अल्काइन में देख जरूर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि उसने एमडी कैटलिस्ट को इंक्लूड नहीं किया हुआ है सच, तो उसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे बेटा उसको पढ़ जरूर लीजिए ताकि आपको कंपैरिजन करना आसान। अच्छा, आगे आपके पास बेटा टॉपिक है जी बेंजीन। बेंजीन अपने आप में एक पूरा एक चैप्टर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम से, तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे, उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ आपसे बेंजीन का इंट्रोडक्शन मांगा हुआ है पॉइंट्स। तो मैं सबसे पहले तो बेंजीन बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स की फैमिली का एक मेंबर है। एरोमेटिक, अगर आपको याद हो अरोमा और फ्रेगनेंट, लेकिन हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या डेफिनेशन करते थे, एटलीस्ट वन बेंजीनिक रिंग। फिर बेटा इसमें जो खास बात है, जो ऑब्जेक्टिव के रिलेटिव पूछा जाता है, इसमें लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो होती है, या इसका रिवर्स पढ़ेंगे तो हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो होती है। कार्बन इसमें कंटेंट ज्यादा होने की वजह से इसका फ्लेम सूटी होता है, मिल्की टाइप होता है। तो लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो किससे कंपेयर करके, अल्केन अल्कीन और अल्काइन। देखिए बेटा इसमें क्या आएगी, आपके पास हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो, इसमें आएगी 6/6 बेंजीन में। फिर आपके पास ये आपके पास सबसे कम होती है, इससे ज्यादा अल्काइन में 10/6, उससे ज्यादा अल्कीन में 12/6, सबसे ज्यादा अल्केन में 12/6। 6/6 बेटा ये बेंजीन के रिलेटिव है, आपके पास ये बेंजीन के रिलेटिव है, ये अल्काइन यानी कि आपके पास हेक्साइन, ये हेक्सीन अल्कीन का, और ये अल्केन हेक्सेन। तो ये आपके पास रेशो का ट्रेंड होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम फिनाइल कहते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते थे, फिनाइल। जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो मिथाइल, इथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें इथाइल, और मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, इस फैमिली का नाम क्या था, अल्काइल। अल्काइन। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया फिनाइल, और इसके रिलेटिव जो फैमिली बनेगी, जो फैमिली होगी बेटा, फैमिली अराइल होगी। फैमिली का नाम अराइल, और इस कंपाउंड का जो रेडिकल बना उसको फिनाइल। फिर बेटा इसका एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का, वो आपने एलिमेंटल एनालिसिस से निकाला हुआ है, CH एलिमेंटल एनालिसिस। कंबस्टन एनालिसिस इसके एक एग्जांपल फर्स्ट ईयर। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेपर डेंसिटी मेथड से फाइंड किया, दैट इज C6H6। वेपर डेंसिटी मेथड से बेटा आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट किया, दैट इज C6H6।
और इसमें ये हमें बता रहा है, इसको अगर मैं सैचुरेटेड कंपाउंड से कंपेयर करूं, इट इज हाईली अनसैचुरेटेड। इसमें मजीद 8 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं बजाय फार्मूले को देखने से। तो ये देखने के लिहाज से बेंजीन का फार्मूला हाईली अनसैचुरेटेड। फिर एक आप टॉपिक पढ़ते हो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। इन दो स्ट्रक्चर्स को आपने रूल्ड आउट किया था। किस बेसिस की बेस पे ये दो पॉसिबल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बने? 3 से 4 पॉइंट्स आपने याद किए। पहला पॉइंट, अगर बेटा ये स्ट्रेट चेन है तो ये हाईली अनसैचुरेटेड हो, और हाईली अनसैचुरेटेड के रिलेटिव हमने किसी चीज की अनसैचुरेशन को चेक करना हो तो कौन सा टेस्ट आपको कहा? अभी इधर पढ़ के आए बायर्स टेस्ट। हाइड्रोक्सिलेशन। बेंजीन अगर हाईली अनसैचुरेटेड है, अल्कीन या अल्काइन जैसा है, इसे तो KMnO4 के पिंक कलर को, पर्पल कलर को फौरन से क्या कर देना चाहिए बेटा? डिस्चार्ज कर देना चाहिए। लेकिन बेंजीन प्रैक्टिकली KMnO4 से रिएक्ट नहीं करती। तो उससे एक बात अंदाजा होगी, बेंजीन इन जैसा नहीं। एक आर्गुमेंट से, लेकिन किसी चीज के लिए एक आर्गुमेंट काफी नहीं। फिर हमने ऑब्जर्व किया, अगर ये ऐसा होता तो बेंजीन के ज्यादातर रिएक्शन एडिशन होने चाहिए थे। तो इसमें हाईली अनसैचुरेशन 5 बॉन्ड में प्रेजेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया बेंजीन सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह बिहेव करता है। फिर बेटा एक पॉइंट उसमें लिखा गया कि अगर ये बेंजीन स्ट्रेट चेन होता तो इसमें अगर पहला मैं इसमें कंपाउंड कोई भी अटैच करता, मोनो सब्स्टिट्यूटेड इसका कोई कंपाउंड बनाता एक इसमें ब्रांच, तो वो ब्रांच कितनी पोजीशन पे आ सकती है? वो 3 पोजीशन पे, 1 पे भी आ सकती है, 2 पे भी आ सकती है, 3 पे भी। तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता तो उसके कितने पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं? 3 स्ट्रेट चेन, 1 पे, 2 पे या 3 पे। लेकिन प्रैक्टिकली बेटा ये जो रूल्ड आउट किया हमने, इसको कंपैरिजन किया है जो हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज था वर्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकली देखा गया तो बेंजीन का जो मोनो सब्स्टिट्यूट, जब बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट एक ब्रांच लगाते हैं उसका सिर्फ एक ही आइसोमर बनता है, 3 आइसोमर नहीं बनते। बेटा अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन होता तो एक 1 वाला बनना था, एक 2 वाला, एक 3 वाला। 4 वाला क्यों नहीं बनना था? फिर काउंटिंग इधर से शुरू हो जाती, वो 3 वाला ही। तो ये 3 पॉइंट्स थे जिस बेस पे हम कह सकते हैं कि बेंजीन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है या रूल्ड आउट। और बेंजीन का फार्मूला जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड है उन सबसे भी अलग ना, वो अल्कीन को फॉलो करता है बेंजीन का जो फार्मूला है, ना अल्कीन के जनरल फार्मूले को, ना अल्काइन। तो इन चारों पॉइंट्स की बेस पे हमने कहा था बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। उसके बाद बेटा फिर बेंजीन के मैंने यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर बना दिए हैं, इनको हम रेफरेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। 2 विद रिस्पेक्ट टू केकुले एंड 3 विद रिस्पेक्ट टू डीवार। और किसी के जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। इससे भी हमें अंदाजा होना शुरू हो गया बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड हो। 2 केकुले के रिलेटिव, 3 दीवार के रिलेटिव। ये मैंने ड्रा कर दिया बाय लोकेटिंग देयर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू दिस वन, लेकिन प्रोबेबिलिटी इनकी भी है। ये तकरीबन 78% ये वाला चांस है, 22% ये चांस। लेकिन हम चांस को इग्नोर नहीं कर सकते, ज्यादातर यही हो। यहां तक पॉइंट्स क्लियर है बेटा बेंजीन के रिलेटिव? जी सर। उसके बाद बेटा फिर हम मॉडर्न स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आए थे। आपने बड़ा एक कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, व्हाट इज ऑब्जेक्शन इन केकुले मॉडल? तो केकुले के मुताबिक भी बेटा 3 डबल बॉन्ड हाईली अनसैचुरेटेड, लेकिन प्रैक्टिकली बेंजीन एक सैचुरेटेड था। या इसके अकॉर्डिंग जहां पे डबल बॉन्ड होगा वो बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा, तो बेंजीन क्या है,
रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, सारी बॉन्ड लेंथ सिमिलर। बेटा अगर ऐसा होता है बेंजीन तो जहां पे डबल बॉन्ड है वो लेंथ कम होनी चाहिए, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वो लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्सरे प्रैक्टिकली मुझे क्या बताया, ये रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इसमें बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.397 सीसी की, सीएच की 109 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो कितने हैं, 120। ये एक्सरे एनालिसिस। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के नाम से। वो पूरा आर्टिकल ही पूरे 45 मिनट का होता है, तो मैंने इसमें से शॉर्ट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो लिखे हैं बेटा। उस एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग बेंजीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें हर कार्बन टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता था, बड़ी कॉमन सी लाइन थी। ईच कार्बन इन बेंजीन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 with adjacent carbon atom, 1 with हाइड्रोजन, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड। और उस तरह से रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता था। और इसमें 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते थे। 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका रिंग होता है 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज का क्या मतलब था, वो एक जगह फिक्स नहीं है, वो हर वक्त पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दी है बेटा, अगर मेरे पास ये एक लाइट है, इसको मैं बड़ी तेजी से घुमाता हूँ, इसका मतलब मैं उसका हर पॉइंट पे पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। जब मैं हर पॉइंट पे पोजीशन को चेंज करूंगा, बड़ी तेजी से करूंगा, आपको क्या यही जो मेरा पॉइंट है ये आपको दायरा दिखना शुरू हो जाए, ये लाइट जो है एक दायरे की तरह। तो इसलिए उस डीलोकलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम 6 इलेक्ट्रॉन्स की जो डीलोकलाइजेशन उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसमें दायरा बना रहे हैं। और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज का पहला एमसीक्यू भी यही है कि बेंजीन कंटेन 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा उसमें हम बेस्ट ऑप्शन क्या करते हैं, 6 delocalized पाई। ये सिर्फ इन टॉपिक्स को मैं अभी कह लें कि पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ रिवाइज करवा। और आपको पता है बेटा जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो हर कार्बन ट्रायंगुलर प्लेनर बनता है, तो वो ट्रायंगुलर प्लेनर सारे आपस में मिलकर ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल, सारे बॉन्ड, ये इसके रिलेटिव बेटा पॉइंट्स। फिर इसमें एक इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ही आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है आपके पास, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के नाम से, जिसमें हम बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं रेजोनेंस एनर्जी के रिलेटेड। बेंजीन को कंपेयर करते थे हम एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड लेके। कौन सा हाइपोथेटिकल कंपाउंड लिया था जिससे बेंजीन को कंपेयर किया था, किसी को याद हो? साइक्लोहेक्सीन पहले लिया था। वो उससे हम टारगेट कहां तक पहुंचे थे, हमने जो जिससे कंपेयर किया था बेंजीन वो था साइक्लोहेक्सीन। आपके पास यहाँ साइक्लो 135 हेक्साट्राइईन, वो जो 3 डबल अल्टरनेट जो बेंजीन का कन्वेंशनल वे है रिप्रेजेंट करने का, ये वाला ये कन्वेंशनल वे है बेटा। इस पर एक्चुअली हम मॉडर्न में इस तरह से, लेकिन दोनों से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ज्यादातर रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम कन्वेंशनल मेथड ही यूज कर रहे हैं। तो ये हाइपोथेटिकल कंपाउंड से, तो हाइपोथेटिकल में वैल्यू अब क्या निकली थी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, -358 -358.5 किलोजूल। और जब बेंजीन का काम किया था बेटा हाइड्रोजनेशन को, भाई वैल्यू क्या निकली 208। डिफरेंस कितने का है,
150.5 किलो जूल पर मोल। तो हाइपोथेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल, इनका जो डिफरेंस होता है बेटा, इसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और जितना डिफरेंस ज्यादा होता है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। इससे भी हमें पता चला था बेंजीन अपने हाइपोथेटिकल कंपाउंड साइक्लो 135 हेक्साट्राईइन से 150.5 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्टेबल। ये इसकी स्टेबिलिटी की वैल्यू लिखी हुई है। आपने वहां पे तीन फिर सबके साथ कंपेयर करके ग्राफिकली भी बता दिया था। समझ आ रहा है पॉइंट बेटा? पूछा जी सर। एनर्जी क्या है, आप जो हमने बेंजीन का हाइपोथेटिकल कंपाउंड, अगर बेंजीन ऐसा होता तो उसे कितनी एनर्जी लिबरेट करनी चाहिए थी? वो थी -358.5 किलो जूल। और प्रैक्टिकली जो हमारे पास बेंजीन है उसने कितनी एनर्जी रिलीज की? 208 किलो जूल पर मोल। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है सर, इसको हम रेजोनेंस एनर्जी। इससे हमें पता चलता है जो अगर हम बेंजीन को यहाँ पे हाई एनर्जी पे एक्सपोज कर रहे थे, हम कह रहे थे यहाँ पे आते आते उसने आपके पास -358 किलो जूल एनर्जी रिलीज करे, लेकिन प्रैक्टिकली बेंजीन इधर बैठा, उसने कितनी एनर्जी, ये कितना डिफरेंस आया? 208। तो ये वाला जो डिफरेंस है, जो हम हमारी सोच ये थी, एक्चुअल ये था। इस डिफरेंस का नाम बेटा क्या था जी? रेजोनेंस एनर्जी। ये रेजोनेंस एनर्जी, जितनी ज्यादा डिफरेंस होगा उतना वो ज्यादा स्टेबल। अच्छा फिर बेटा रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ये रेजोनेंस में से कैसे हम समझ आ सकते हैं? है ना बेटा, आपके पास स्टेबिलिटी सिंपल सी बात है कि अगर वो आप उसे बड़ी हाई एनर्जी पे कंसीडर कर रहे थे, एक्चुअली बेटा जिसकी जितनी एनर्जी ज्यादा होती है वो उतना अनस्टेबल होता है, जिसकी जितनी एनर्जी कम होती है वो उतना स्टेबल होता है। हम मतलब एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, हम सोच रहे थे बेंजीन यहाँ पे होना चाहिए, उसकी एनर्जी बड़ी हाई होनी चाहिए, वो अनस्टेबल, लेकिन प्रैक्टिकली देखा बेंजीन यहाँ पे। तो इस कंपाउंड की निस्बत, हाइपोथेटिकली की निस्बत बेंजीन तो बड़ा स्टेबल है, बेंजीन की एनर्जी बड़ी कम। कितनी कम, कितना स्टेबल है? 150 का डिफरेंस। अगर बेंजीन इतना होता और स्टेबल, इतना होता और स्टेबल, तो जितना ये मैं डिफरेंस बढ़ाता जाऊंगा बेंजीन उतना स्टेबल होता जाएगा। इसका मतलब है उसकी पेरेंट एनर्जी वो कम होती जा रही है, तो जितनी पेरेंट एनर्जी कम होगी वो उतना स्टेबल होगा। सर हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। कह सकते हैं बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे या उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी जो है वो उसकी डीलोकलाइजेशन बिल्कुल दोनों दोनों ठीक है, उसकी उतना ज्यादा रेजोनेंस होगा, उतने उसके आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, उसका डिफरेंस जब वो उतना ज्यादा होगा उतना वो स्टेबल। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर क्लियर है। बेटा आगे हमने रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन आपकी बुक में सिर्फ दो उसके रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें वो एक अनसैचुरेटेड के तौर पर बिहेव कर, जिसे हम क्या लेंगे? एडिशन रिएक्शन। वो है एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोकेमिकल हेलोजन। इन दो में बेंजीन अनसैचुरेटेड के तौर पर बिहेव करे और एडिशन रिएक्शन शो करे। बाकी बुक में जितने भी रिएक्शन है उन सब में बेंजीन ने एक सैचुरेटेड कंपाउंड, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो बड़ा आसान है याद रखना। एडिशन में सिर्फ दो रिएक्शन बेंजीन के अनसैचुरेटेड के रिलेटिव दो रिएक्शन है, हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर हम लेवस एसिड फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करेंगे तो बेटा वो सब्स्टिट्यूशन लेगा। हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हाइड्रोजनेशन कॉमन सेंस है बेटा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से थोड़ी रिप्लेस करना, फिर वो एडिशन ही होगी। इन दो में बेंजीन अनसैचुरेटेड यानी कि एडिशन रिएक्शन शो करता है, बाकी जितने भी रिएक्शन होंगे वो सारे सब्स्टिट्यूशन। और कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये लाइन मैंने समझाई है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल
क्या कंडीशन होती है? सर जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हो वो मोर स्ट्रॉन्ग हो। बेटा सब्स्टिट्यूशन पहला पॉइंट सर, सब्स्टिट्यूशन हमेशा एक जैसी चीजों की होती है, रिप्लेसमेंट एक जैसी चीजों की होती है। मैं अक्सर बताता हूँ, तुम भी घर में फ्रिज खराब है तो फ्रिज ही है, ये नहीं कि घर में फ्रिज खराब हुई है, चीजें ठंडी करने में प्रॉब्लम है तो नया टीवी ले आए, ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, फ्रिज को रिप्लेस करते हैं फ्रिज से, लेकिन आने वाली पहले से बेहतर होती है, तो रिप्लेसमेंट उसी वक्त होगी जब आने वाला पहले से बेहतर हो। हम अब रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो वो रिप्लेसमेंट किस कब होगी, जब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल पहले से बेहतर होगा, बेहतर से मुराद स्ट्रॉन्ग। तो जब आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ना तो पहला स्टेप यही होगा कि हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जैसे ये फेरिक क्लोराइड ले लेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड हैलाइड ले लें, ये X2 से रिएक्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो जो आपके पास ये टूटेगा X नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव, तो ये जो नेगेटिव है वो इससे रिएक्ट कर देगा, ये टेट्राहेलाइड फेरोहेलाइड बन जाएगा, और X पॉजिटिव, X हैलोजन है और उस पे पॉजिटिव चार्ज, अनयूजुअल कैरेक्टर, अनयूजुअल बेटा, अनयूजुअल, पहले ही एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक मजीद कम हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो गई। और अगर आप लोगों ने एफएससी अच्छे से पढ़ी है तो ये रिएक्शन कम से कम 30 दफा लिखा होगा, सच्ची बात है ना, अगर आपको याद हो। बेटा ये बड़ा कॉमन, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये इंटरमीडिएट जिसमें प्रोडक्ट बनती थी, ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन खुद, बेटा बेंजीन के पास 3, अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है, बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, तो क्या आंसर देंगे? बेंजीन पे जाते खुद क्या है? सर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। ऊपर लिखा है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो अट्रैक्शन ही रखेगा, तो ये पॉजिटिव चीज के लिए अट्रैक्शन रखेगा, खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही इसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आया, ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए ये वाला कार्बन अपना बॉन्ड इसको दे देगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस बॉन्ड बन जाता था, ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। फिर इसी प्रोडक्ट, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थी, उसको नीचे लिखते थे, और फिर इसको हम कहते थे बेटा रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट या रिमूवल ऑफ वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल बना हुआ था, ये आके H पे अटैक करेगा, जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है इसको रिमूव करवाना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को देगा, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, H पॉजिटिव H नेगेटिव से मिलकर HX और FeX3 बन जाता था। ये वो कॉमन मैकेनिज्म है जो सब में यूज हो। हाँ, ये वाली चीज चेंज हो जाएगी, हेलोजिनेशन होगा तो E को हम X लिख लेंगे, नाइट्रेशन होगा E को हम NO2 लिख लेंगे, सल्फोनेशन होगा E को हम SO3 नेगेटिव लिख लेंगे, ठीक है। अल्काइलेशन होगा E को हम R लिख लेंगे, एसाइलेशन होगा E को हम कार्बोनाइल के साथ R ग्रुप लगा देंगे, असाइल ग्रुप लगा देंगे। सिर्फ इस E ने चेंज होना, E यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, मैकेनिज्म सबको क्लियर है, कहीं पे कोई मसला है वो पूछे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी बेटा, क्लियर है पॉइंट? जी सर। इधर ही जरा लिखता हूँ ताकि इसकी वैलिडिटी आपको चीजें क्लियर होती है। अगर मेरे पास बेटा आपने ये बेंजीन है, अगर हम इसकी हेलोजिनेशन करवाएंगे तो इसमें बेटा आपके पास FeX3 और X2 आपका रिएक्टेंट और FeX3 कैटलिस्ट,
और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो X पॉजिटिव बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा जी? X पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल जो याद करने वाली चीज है। प्रोडक्ट कोई मुश्किल नहीं है बेटा, प्रोडक्ट X को रिमूव करो, जो चीज के वो ऐड कर। हेलोजिनेशन X को रिमूव किया, इसमें प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन सकती है? X ये प्लस HX आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसी की मैं नाइट्रेशन करवाता हूं, इसमें क्या होगा ना नाइट्रेशन में? वो HNO3 और H2SO4 55 डिग्री सेल्सियस 1:1 ऑब्जेक्टिव के पॉइंट। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन। इसमें बेटा इलेक्ट्रोफाइल होगा नाइट्रोनियम आयन। प्रोडक्ट क्या बनेगी इसमें? नाइट्रोबेंजीन। अच्छा सर ये NO2 बेटा किसी भी पॉइंट पे लिख सकते हो। हमने बोला मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एक ही आइसोमर, ये इधर लिख लें, इधर लिख लें, इधर इधर कहीं पे भी लिख लें, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है तो कहीं पे भी लिखा जा सकता है। सल्फोनेशन बेटा इसमें H2SO4 और H2SO4 ही होता है। और अगर आपको याद हो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता था जी? SO3 क्या होता है जी? SO3। प्रोडक्ट बता सकते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा SO3H जो मेन प्रोडक्ट। अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा इसी में फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, और उसमें पूछ लेता हूं अल्काइलेशन, इसमें बेटा अगर आपको याद हो तो क्या यूज होता था हमारे पास? अल्काइल हैलाइड और इसमें कैटलिस्ट था AlX3। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या था? R पॉजिटिव। R पॉजिटिव, शाबाश। वो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी, प्रोपाइल भी। और इसमें हमारे पास अल्काइल बेंजीन बनती है, R ग्रुप लगा दो। और इसी का दूसरा टाइप थी एसाइलेशन। इसमें हम असाइल लेते थे ग्रुप, असाइल हैलाइड, और कैटलिस्ट सेम था, ठीक है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दोनों में AlX3 ही यूज होता है। इसमें बेटा असाइल ग्रुप, ये कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट अक्सर बच्चे इसमें गलत लिखते हैं, R पे पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं। और इसमें हाँ, और प्रोडक्ट क्या बनती थी? प्रोडक्ट भी अक्सर बच्चे गलत बनाते थे। ये प्रोडक्ट बनानी है, ये बनाओगे तो गलत है, ये गलत बनती। तो बेटा ये 5 रिएक्शंस हैं, इनमें मैंने पांचों में आपको इलेक्ट्रोफाइल बता दिए। मैकेनिज्म तो नहीं करने की जरूरत, इनमें मैकेनिज्म एक जनरल बता दिया, हो जाएगा बेटा। जी सर। इसी पहले स्टेप में आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या बनेगा वो मैंने ये पॉइंट आउट कर दी। इसमें X पॉजिटिव बनेगा, इसमें NO2 पॉजिटिव, इसमें SO3, इसमें R पॉजिटिव, इसमें RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अच्छा इसमें इन दोनों में वो इस तरह से भी पूछता है, आपके पास कंडीशन टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू टोलीन इज, बच्चा सोच लेता है कि भैया पता नहीं ये तो कन्वर्जन बुक में है ही नहीं थी। बेटा R को R को CH3 से रिप्लेस कर देते थे तो एसीटोफिनोन बनता था। बुक में एक एक एग्जांपल दिए। जब ये चीजें फंडामेंटल क्लियर होंगे तो उनके रिलेटिव फिर एमसीक्यूज करना आसान हो जाएंगे बेटा। हाँ जी ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा बेटा।
सर जी रिपीट कर दें। देखिए मैंने ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बुक में ये 5 मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं। मैंने उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैंने बताया बेटा कि अगर हैलोजिनेशन इसमें एल्यूमिनियम है लाइट भी यूज कर। सर आपकी वीडियो पोज है। अच्छा अब ठीक हो गई है बेटा? जी इसमें हमने कहा हैलोजिनेशन होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये उसमें प्रोडक्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। हाइड्रोजन को रिमूव करवाओ, जो फिनोमेना कह रहा है नाइट्रेशन कह रहा है तो नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दो, सल्फोनेशन कह रहा है सल्फोनिक ग्रुप, अल्काइलेशन कह रहा है अल्काइल ग्रुप, एसाइलेशन कह रहा है एसाइल ग्रुप। आपको इनमें ये इलेक्ट्रोफाइल याद होने चाहिए कि किसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज किया है। कुछ में एक में कंडीशन भी है, जैसे इसमें 55 डिग्री सेल्सियस है, इसमें शायद 80 डिग्री सेल्सियस है, बुक से कंफर्म कर लीजिएगा टेम्परेचर, वो आपने बस देखना है। बाकी ये सिंपल मैंने रिएक्शंस बोला है कि इनमें ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये प्रोडक्ट्स बन रही है। मैकेनिज्म सब में सेम होगा, अप्रोच सबकी सेम। हाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल है, बाकी सब पे इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा करेक्टर है जी? पॉजिटिव। सल्फोनेशन में क्योंकि सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन अटैच होते हैं, तो जब वो बॉन्ड बनाना आता है तो एक ऑक्सीजन इस तरह से ब्रेक हो जाता है, तो इस तरह से सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और आपके पास फिर ये आता है इलेक्ट्रोफाइल फैक्टर, और ये बाकी सारा O3 नेगेटिव हो जाता है। इसलिए जब हम इसको अटैच करते थे इस तरह से बनाते, यहाँ पे आपने H, तो यहाँ पे हम SO3 नहीं लिखते, फिर हम SO3 नेगेटिव लिखते, इस तरह से कर लेते, और कुछ नहीं है। तो इनके जब आपने टेस्ट दिए होंगे मैकेनिज्म्स की प्रैक्टिस आपने 5-5, 6-6 दफा की होगी। क्लियर है पॉइंट बेटा? जी सर। बेटा उसके बाद आज का लास्ट पॉइंट एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जिसको हम ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स या इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। और हमारा ओरिजिन क्या, हम कौन से रिएक्शन पढ़े? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ऑर्थो पैरा और एक्टिवेटिंग ग्रुप। और हाँ ये बेटा ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं इधर थोड़ा सा बता देता, पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं कह देता हूँ 1 2 3 4 5 6, इसमें बता सकते कौन सी ऑर्थो कौन सी मेटा कौन सी पैरा है? 2 और 6 ऑर्थो, 1 और 4 पैरा, 5 और इसमें कोई ऑर्थो मेटा पैरा नहीं है। ऑर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स अटैच कर दिया, अब इसमें ऑर्थो मेटा और पैरा का पोजीशन कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई जहां पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है उससे वेरी नेक्स्ट टू पोजीशन 2 और 6 ये ऑर्थो होती है। जहां पे आपके पास ग्रुप अटैच होता है उससे वेरी नेक्स्ट टू ऑर्थो, उससे वेरी नेक्स्ट टू ये मेटा पोजीशन होती है, और जो उसके ऑपोजिट होती है वो पैरा पोजीशन होती है। तो 2 ऑर्थो 2 मेटा और 1 पैरा। बेटा जहां पे आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड आपके पास ग्रुप अटैच होगा उससे वेरी नेक्स्ट टू पोजीशन ऑर्थो, उससे वेरी नेक्स्ट टू पोजीशन मेटा और उसके ऑपोजिट पैरा। और अगर क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी
ऑर्थो पे अगर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अटैच करता हूं तो 40% प्रोबेबिलिटी, मेटा पे भी 40% प्रोबेबिलिटी, पैरा पे 20%, 2 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5 एंड 1 आउट ऑफ 5, ये 5 पोजीशन थी, इसमें से 2 ऑर्थो, 2 आउट ऑफ 5 40%, 2 मेटा थी आउट ऑफ 5 40%, 1 पैरा आउट ऑफ 5 20%। ये प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल, लेकिन प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल लागू नहीं होता। दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो आगे अटैक करे किस पोजीशन पे, ये डिपेंड कर रहा होता है ऑलरेडी जो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ऑलरेडी जो ग्रुप प्रेजेंट है बेटा वो दो नेचर का हो सकता है, या वो आपके बेंजीनिक रिंग को एक्टिव कर देगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो उसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, या वो आने वाले ग्रुप को आपके पास बेंजीनिक रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो आने वाला फिर मजबूरन मेटा पोजीशन पे स्टे करेगा, उसको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। सर आज के लिए इतना बड़ा था, इतना ज्यादा पढ़ लिया आज हमने। इतना ज्यादा पढ़ लिया हमने। चलो ये आखिरी पॉइंट है जी, बस इसमें कोई पॉइंट रह जाएगा उसको रिपीट भी कर लेंगे बेटा। परसों छुट्टी भी तो कर लिया ना, इतना ज्यादा पढ़ लिया। सर थक गए हैं। अच्छा फिर ऐसा ही करते हैं, थोड़ा सा आपने काम वैसे तो घट ही कर दिए हो तुसी काम। ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग के रिलेटिव मैं पॉइंट्स कल आपसे पूछूंगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। इसको एक नजर आपने स्पीड में पढ़ाना स्टार्ट हो गया, तो मैं तो अपने वालों बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली बेटा ये अब सेकेंड ईयर है लाइबा पुत्र, ये बस ज़हन में रखें। जाहिर सी बात होती है बेटा, जो काम आपने 6 माह में, 7 माह में, 8 माह में सिलेबस कवर किया है, उसको हमने 25-30 लेक्चर्स में कवर अप करना है, वो थोड़ा सा फिर ये होगा ना। ये तो होगा बेटा। इसको अगर आप बाकी एकेडमी में कंपेयर करें, जो आपके पास ये लेक्चर्स हम कह लें कि तकरीबन 50 लेक्चर्स तक जा रहा है, ये कह लें कि 40 लेक्चर्स भी नहीं करवाते हैं। चलें कोशिश करूं, चले आज के लिए इतना नहीं, मैंने थोड़ा सा पूरा 1 घंटा पढ़ाया तो गिले शिकवे शुरू हो गए। चले जी, जुम्मा मुबारक सबको बेटा, अल्लाह हाफिज। और जिलहज का कल परसों वाला चांद भी मुबारक, चाहे वो फवाद चौधरी वाला हो, चाहे वो मौलाना साहब वाला हो। सर आपसे टेस्ट डिस्कशन की बात की थी, टेस्ट डिस्कशन रोजाना की बेस पे अगर हो जाए तो बेटर होगा। रोजाना नहीं होती डिस्कशन बेटा, सर केमिस्ट्री की हो जाती है, बायो और फिजिक्स के काफी टेस्ट रह जाते हैं, फिर इकट्ठी उनकी डिस्कशन होती है, तो रेगुलर नहीं हो रही होती। सर शाम के टाइम अगर कोई एक क्लास आधे घंटे की भी रख लें रोजाना फिक्स टाइम पे। मैं आपको बेटा जिस दिन आपकी डिस्कशन जो भी सब्जेक्ट हो उसकी डिस्कशन ना हो, आप फौरन मुझे बता दिया कि सर आज ये टेस्ट हुआ, इसकी डिस्कशन नहीं हो पाई, ठीक है जी सर, ओके।